जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वर्क, पावर और एनर्जी, अप्लाइड साइंसेस फिजिक्स की बुक का चैप्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखें तो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और वर्क डन की क्या वैल्यू और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, इन सम केसेस जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, जब रॉकेट अर्थ से जब उसको लॉन्च किया जाता है तो आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है कि जैसी कोई मैस अर्थ से जब दूर जाता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही क्या होती जाएगी, कम से कम, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सम इंटरवल्स के बाद क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास आज, और इसी तरह स्प्रिंग सिस्टम की भी एग्जाम्पल है हमारे पास, और भी एग्जाम्पल्स इसके लिए कुछ भी हो सकती हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स, अगर वर्क डन वेरिएबल फोर्स का हो, मतलब फोर्स अगर अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही हो, तो तब हम इसका जो रिलेशनशिप है वर्क डन का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या टोटल नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर हम रिवाइज कर लें जो हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स स्टडी किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया था, उस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे थे। ये कोई लाइटर वेट नहीं है, ये हैवी वेट है, कोई मैस है, अच्छा खासा उसका वेट है ये बॉडी का। हम इस पे क्या करते हैं, ये रेड लाइन शो कर रही है, फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोर्स की वैल्यू को ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन की फोर्स हम इस एंगल पे लगा रहे हैं, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो भी ऑलमोस्ट लाइक 4 सेंटीमीटर अपना क्या कर रही है, डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है। मैं फोर्स कितने न्यूटन की लगा रहा हूं, 4 न्यूटन की लगा रहा हूं, और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो अपना डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 4 सेंटीमीटर। इस केस में ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। इस केस में बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हम लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं। तो बॉडी का मैस फोर्स सेम रही, मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर। अब मैं आपके लिए इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। कोई भी हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने फोर्स की वैल्यू को ले लिया, हम यहाँ वैल्यूज असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज भी हम यहां डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो हमने यहां वैल्यूज असाइन कर दी इस ग्राफ पेपर के ऊपर। अब हमारे पास क्या वैल्यू है फोर्स की, 4 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है, 4। तो ग्राफ जब हमने ड्रॉ करना है तो यहां से आप डॉटेड लाइन से इसको 4, और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यहां से भी आप 4 डिस्टेंस पे आप इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो ये वो पॉइंट है जिसपे फोर्स की वैल्यू भी कितनी है, 4 न्यूटन, और जो इसके डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वो एरिया है बेसिकली जिसमें इसने वर्क डन किया जब आपके पास फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी, वेरिएबल नहीं थी। तो अब आप इसका यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। एरिया का क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला है कि हाइट और विड्थ को, या लेंथ और विड्थ को, आपस में दो चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको क्या वैल्यू दे देता है, एरिया की। तो इस केस में एरिया क्या हमारे पास कैसे निकलेगा, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोडक्ट एरिया कैसे निकलेगा, यहां से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जो प्रोडक्ट है ये किसका कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट वर्क डन का। तो ये आपको ये एरिया बेसिकली क्या देगा, वर्क डन आपको देगा जब आपकी फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये लास्ट लेक्चर था कि जिसमें हमने देखा था कि जब कांस्टेंट फोर्स हो तो तब आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये उसका मेथड है। और आप यहां से एरिया जब निकालेंगे, बेसिकली एरिया क्या होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट, लेंथ और विड्थ का हो सकता है, हाइट और विड्थ का, जो भी। तो यहाँ आपके पास फोर्स है और यहाँ क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इट गिव्स यू द वर्क डन। एक रेक्टेंगल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन।
आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस कांस्टेंट फोर्स की बजाय हम कौन सी फोर्स ले रहे हैं, वेरिएबल फोर्स। के फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। मैंने आपको एक रॉकेट की एग्जांपल दी कि जैसे ही वो लॉन्च होता है अर्थ से, तो वो ऐसा ऐसा जैसे ही वो हाइट पे जाता है, तो जब मैसेज दो बॉडी के, अर्थ का और रॉकेट का मैस, ये जब चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसी तरह आप एक और एग्जांपल लेंगे, मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है मैस स्प्रिंग सिस्टम की। बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी स्प्रिंग है, आपके बॉल पॉइंट के अंदर भी स्प्रिंग होता है, आप उसको जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ही क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो बेसिकली होता क्या मैस स्प्रिंग सिस्टम में, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के। मतलब आप जितनी फोर्स उस स्प्रिंग पे लगाएंगे उतनी ही बॉडी क्या होती जाएगी, स्ट्रेच। अगर मैं इसका वर्टिकल व्यू बनाऊं, ये आपके पास स्प्रिंग है, इसके साथ आप मैस अटैच कर दें, तो जितना मैस की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी ही ये एक्सटेंशन स्प्रिंग में बढ़ती जाएगी। स्प्रिंग उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। तो ये वर्टिकल डायग्राम होगी। और अब हम हॉरिजॉन्टल से समझेंगे कि कैसे ये डिफ्लेक्शन आती है। तो ये एक हमारे पास, हमने एक स्प्रिंग है, इसको यहां से, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, हमने इसको फोल्ड किया। स्प्रिंग की दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है उसकी मीन पोजीशन और एक होती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये वो है स्प्रिंग, हमने यहां से लगाया, एक मैस इसके साथ अटैच किया और उसको यहां से हमने क्या किया, इसकी मीन पोजीशन, ये सेंटर लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से हमने स्प्रिंग को इस ऑब्जेक्ट से अटैच किया और इसको यहां से हमने क्या किया, मीन पोजीशन से यहां से स्ट्रेच करके इधर तक ले आए, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे आ गया। तो ये इसकी सेंटर पोजीशन आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डिफ्लेक्शन कितनी आई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल अल्फाबेट एक्स से। एक्स मीन एक्सटेंशन कितनी हुई, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसको हमने किससे किया, एक्स से डिनोट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अब मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा, इधर तक मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को, अब मैं थोड़ा सा रिलीज करता हूं इसको, उसकी मीन पोजीशन के जरा सा करीब लेके आता हूं। पोजीशन को मैंने क्या किया, चेंज किया। तो अब आप देख सकते हैं पहले स्प्रिंग टोटली स्ट्रेच हालत में था क्योंकि इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन थी। अब जब जैसे मैं क्लोज लाया तो स्प्रिंग के कॉइल्स भी आप देखें, ये क्या आने लग गए, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे, मीन पोजीशन के करीब। तो स्प्रिंग के देख लें आप कि नंबर ऑफ टन्स भी आपके सामने आ गए और ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहा है। तो अब इसकी ये नई पोजीशन आ गई, अब ब्लॉक इधर आ गया। फिर मजीद इस ब्लॉक को मैं इसके करीब लाता हूं और फोर्थ स्टेज पे बिल्कुल उसकी मीन पोजीशन के करीब ले आता हूं स्प्रिंग की। तो अब आप देखें कि आपके पास जैसी, आप तो इसको फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक फोर्स है जिसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, जो स्प्रिंग को वापस लेके आने की कोशिश करती है। आप बॉल पॉइंट का स्प्रिंग निकाल के देखें, आप उसको स्ट्रेच करें, जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको क्या करती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, अपनी मीन पोजीशन पे वापस लेके आने की कोशिश करती है, और वो ये आपके पास क्या कहलाती है, इलास्टिक फोर्स, जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रहा है। जैसे ही मैंने ब्लॉक को करीब लाया तो स्प्रिंग, और यहां अब इस केस में ये फिगर नंबर 2 पे यहां कौन सी फोर्स होगी, इलास्टिक फोर्स 2। इसी तरह इधर कौन सी फोर्स होगी, इलास्टिक फोर्स 3, और इधर कौन सी फोर्स होगी, इलास्टिक फोर्स 4, जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल हालत में, और जो उसकी मीन पोजीशन है उसमें वापस लेके आने की कोशिश करेगी। इधर ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल था, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, इधर कम फोर्स, इधर उससे कम और इधर इससे भी कम। तो मींस फोर्स अपना मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, चारों डायग्राम्स में आप देखें कि अपना मैग्नीट्यूड क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब कांस्टेंट फोर्स नहीं रही, अब हमारे पास कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। के फोर्स का मैग्नीट्यूड केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब आप देख भी सकते हैं फिगर में, तो जो चेंज होने की वजह से अब ब्लॉक की पहले ये पोजीशन थी, मैंने डॉटेड लाइन लगाई, अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन मैंने मजीद डॉटेड लाइन लगाई, इसकी ये सेंटर से आप मजीद डॉटेड लाइन लगाएं,
वो थर्ड पे। तो ये इसकी क्या आ गया, डेल्टा x1 जितना चेंज आया ड्यू टू इलास्टिक फोर्स, जितना करीब करेंगे ये डेल्टा x1 क्या बता रहा है, ये पहले यहां से यहां तक मीन से एक्सट्रीम तक x था, फिर इन दोनों ब्लॉक्स का डिस्टेंस क्या आ गया, डेल्टा x1 चेंज कितना आया फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन का, फिर इन दोनों ब्लॉक्स में कितना चेंज आया वो हो गया डेल्टा x2, और लास्ट वन क्या हो गया डेल्टा x3 के लास्ट इन दोनों में कितना चेंज आया उसको डेल्टा x3 से। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स पहले ज्यादा थी इलास्टिक फोर्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में उससे भी कम। तो फोर्स अपना मैग्नीट्यूड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। तो आज हम यही ड्राइव करके भी मालूम करेंगे कि कैसे वेरी करती है। तो हम एक पाथ ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, हम एक पाथ लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने एक पाथ ले लिया, और पाथ कोई आसान पाथ नहीं है कि स्ट्रेट पाथ नहीं है, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथ लिया। पहले बॉडी को इधर से जाना है, फिर आगे स्टीप आई है, स्टीप से गुजरना है, फिर स्ट्रेट आया है, फिर स्टीप आई है, और फिर क्या आई है स्ट्रेट। इस तरह ये आप कह लो कि एक इर्रेगुलर पाथ है। हमने इस पे चेक करना है कि अब हमारी वेरिएबल फोर्स का या वर्क डन क्या होगा, वेरिएबल फोर्स का टोटल नेट वर्क डन हमने इससे फाइंड आउट करना है। तो आपने ले लिया कि अभी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल ये एक पाथ है, ए से हमने इधर तक आना है। अभी ए से शुरू करेंगे और किधर तक आएंगे, बी पॉइंट तक हमने आना है। तो अभी ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है, ए पोजीशन पे पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट को हमने किधर लेके जाना है, बी पे। ये अभी आप मेरे साथ रहिएगा और इसको गौर से समझिएगा। तो वही केस जिस पे हम पहले आए थे, हम इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब किसी भी चीज को हमने क्लास में भी एग्जांपल की थी, जब हम उसको खींचते हैं तो वो ये नहीं कि बिल्कुल इंक्लाइंड आती है, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, आप इसको फोर्स लगाओ तो वो क्या होगा, बिल्कुल ये पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट डिस्टेंस पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये नहीं होगा कि इंक्लाइंड मूव करेगा। आप प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल इसकी कर सकते हैं घर में। एनीवे मैंने इस पे फोर्स लगाई F1, और अब ये बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। ये क्या कर गया, ये इसका वैल्यू लिख ली मैंने D1। तो ये बॉडी, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इसको खींच रहा हूं ऊपर की तरफ, और ये क्या हो रही है, डिस्प्लेस होके इधर तक ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, अब जब इधर तक ऑब्जेक्ट आया, अब ऑब्जेक्ट आपका फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आ गया। अब इधर इस पॉइंट पे आया तो मैंने मजीद फोर्स लगाई, इसको ऊपर खींचा, तो ये बॉडी किधर आएगी, अलोंग द पाथ मूव करेगी। अब ये F2 D2 हो जाएगा। अब ये मजीद क्या होगा, ट्रैवल करेगा अलोंग द पाथ। बट इधर मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि ये स्टीप ऑब्जेक्ट है, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी जो इसको किधर पुश करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक को। तो इस केस में मुझे इधर तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन जब इंक्लाइंड सरफेस आएगी तो मुझे ज्यादा फोर्स इसको लगा के क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा वैल्यू, वो क्या कहलाएगी आपके पास, इसको मैं कह देता हूं डेल्टा। ये चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, पहली चेंज आई, पहले ये ओरिजिनल पोजीशन पे था, जीरो पे था, अब ये क्या चेंज होके ऑब्जेक्ट किधर आ गया, इस पॉइंट। अब मजीद बॉडी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ गई। अब इस केस में भी आपने इस पे फोर्स लगानी है, इसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। F3 आ गया, और यहां से बॉडी डिस्प्लेस होगी लीनियर डिस्टेंस में, ये क्या बन गया, D3। फिर इधर मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, स्टीप नहीं है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, कम फोर्स लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब कितना चेंज आया, उस चेंज को मैं यहां से, इस चेंज को हम लिख देते हैं डेल्टा x2, जो सेकंड मतलब कि अब इस पोजीशन में जितना चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की। फिर मजीद ऑब्जेक्ट इधर आया, इस ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाई, और इस फोर्स की मदद से बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेस होने की वजह से क्या हो रहा है, अब इसकी नई पोजीशन आ गई है, और इसका भी यहां से अगर आप लें डिस्टेंस तो ये बन जाएगा डेल्टा x3। कितना चेंज हुआ, फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 4। और इसी तरह फाइनल पोजीशन के बॉडी अब आपकी बिल्कुल लास्ट पे आ गया, बी के करीब, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं अप टू सो ऑन Fn, लास्ट पोजीशन है
n पोजीशन और इसी तरह डिस्टेंस भी कितना है dn। तो इधर से आप अगर इसका लोगे इसका डिस्टेंस का, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स एन। तो ये इसका पाथ है। अब आप दोबारा से समझ लें कि स्ट्रेट पॉइंट पे मुझे क्या करनी पड़ी है, फोर्स कम लगानी पड़ी है। जैसी कुछ स्टीप लाइन आएगी, स्टीप डिस्टेंस आएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लाइड करके वापस आने की कोशिश करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वो उस ऑब्जेक्ट को किधर खींचेगी, पीछे की तरफ, बैकवर्ड मूवमेंट होगी। तो इस वजह से ये F2 ज्यादा होगी, फिर इधर F3 कम होगी, फिर ज्यादा F4, फिर Fn जो लास्ट फोर्स है, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट है बिल्कुल फोर्स। हमने इसको मजीद भी छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा क्लोजअप करके, इसको कम पार्ट्स में डिवाइड करके इस फिगर को कंप्लीट किया कि अब मेरी बॉडी इधर ऑब्जेक्ट, यहां से हमने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, पहुंच किधर गए हम, बी पॉइंट तक। टोटल वर्क हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट आपका बी पॉइंट पे आ गया। तो अब हम इस पे लगाएंगे नेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पड़ता है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, एफ डी कॉस थीटा आ जाता है। तो अब हम बारी बारी वर्क डन का फॉर्मूला पहले स्टेज 1 पे लगाएंगे, फिर स्टेज 2, 3, 4 और अप टू सो ऑन। सबको फिर हम नेट वर्क डन मींस सबको आपस में क्या कर लेना है, ऐड अप कर लेना है। तो सबसे पहले वर्क नेट कितना आ गया, F1। पहले इस पे देखें, F1 डेल्टा x1 कितना चेंज आया फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, डेल्टा x1, और दरमियान में इनके एंगल जो बनता है वो क्या बनता है, थीटा। तो वो बन जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा। जब जैसे ये डॉट का प्रोडक्ट हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा, प्लस F2, ये जो आपके पास फोर्स है ये F2, और चेंज कितना आ रहा है नेक्स्ट पोजीशन तक, डेल्टा x2, वो लिख दिया, और कॉस थीटा। इसी तरह F3 डेल्टा x3 कॉस थीटा, और अप टू सो ऑन, जितनी भी पोजीशंस आप लें लास्ट में आ जाएगा Fn डेल्टा xn कॉस थीटा। तो F1 डेल्टा x1 कॉस थीटा का क्या मतलब है, या ये क्या वैल्यू है, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय F1 थ्रू x1। मतलब x1 तक जो आप वर्क डन कर रहे हो, यहां से लेके बॉडी जो यहां तक गई इस पोजीशन तक, वो क्या चेंज है आपके पास, डेल्टा x1। इसी तरह F2 डेल्टा x2 कॉस थीटा का क्या मतलब है, वर्क डन बाय F2 थ्रू x2 तक, यहां से लेके यहां तक जितना वर्क डन हुआ वो थ्रू x2 तक, वो आपका क्या कहलाएगा, ये वाली टर्मिनोलॉजी F2 डेल्टा x2। फिर आप सिमिलरली आखिरी अगर आप देखें तो वो बन जाएगा वर्क डन बाय फोर्स Fn, मींस कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है फोर्स का, वो और साथ थ्रू x3। तो आखिर में जो अगर हम इसका फाइनल रिलेशनशिप निकालेंगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो भी इस पाथ के अलोंग लगी थी उनका सम, और डेल्टा xn जितना भी चेंज हो रहा है और साथ में कॉज थीटा, ये इसका फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा वर्क नेट वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी देखना चाहते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा, इसका तो ग्राफ हमें एक बॉक्स में मिल रहा था, बट इन वेरिएबल केस ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। अगर हम वेरिएबल केस की बात करें तो ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। सेम हम फोर्स को लेंगे और यहां हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया, इनिशियली आपको फोर्स F1 कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम फोर्स, फिर ज्यादा फोर्स, फिर कम फोर्स। देखें आप, पहले कम फोर्स, फिर ज्यादा फोर्स, फिर कम फोर्स, फिर ज्यादा फोर्स। तो कुछ इस तरह की ये शेप आपको ग्राफ देगा, कम ज्यादा, कुछ इस तरह की आपको शेप मिलेगी। और अब आप इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एरिया इस कर्व का आएगा। इसका स्ट्रेट नहीं रहेगा, जिस तरह हमने कांस्टेंट फोर्स का स्टडी किया था इसका, कि एक ब्लॉक के अंदर हम एरिया, इसका क्या होगा, साइनोसाइडल, मींस के चेंज हो रहा है वेरिएबल फोर्स की वजह से। इनिशियली कम है, फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। तो एरिया कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। तो ये उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।